Okay, welcome to all students, all BSc second year students in live chemistry classes. And I am Praveen Yadav, and I am live from Bilaspur to teach you in a organic chemistry Cannizzaro reaction. Okay, in the previous class we study about the Cannizzaro reaction. Is What is the Cannizzaro reaction and what is the mechanism of this reaction? ठीक है, तो कल हमने ये जो कैनिज़ारो अभिक्रिया है इसकी शुरुआत हमने कर दी थी और कल हमने पढ़ा था कि कैनिज़ारो रिएक्शन क्या होता है और इसकी क्रिया विधि क्या होती है। ठीक है, तो चलिए आज हम वहीं से आगे की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले थोड़ी सी रिपीट कर देते हैं ताकि जो नए स्टूडेंट्स जो कनेक्ट हो रहे हैं उनको ये पता चल जाए कि कैनिज़ारो रिएक्शन होता क्या है। ठीक है, तो चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो हमने सबसे पहले पढ़ा था कि कैनिज़ारो रिएक्शन क्या होती है। तो कैनिज़ारो रिएक्शन एक प्रकार की असमानुपातन अभिक्रिया है। असमानुपातन अभिक्रिया कहने का मतलब ये है कि यह एक प्रकार की स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया है। स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया का मतलब ये है कि इस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी होती है और अपचयन अभिक्रिया भी होती है। ठीक है, और ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी होती है और उसके साथ साथ अपचयन अभिक्रिया भी होती है। ठीक है, तो इससे पहले वाली क्लास में जब हमने एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ा था, एल्डोल संघनन अभिक्रिया पढ़ी थी, तब एल्डोल संघनन अभिक्रिया में मैंने बताया था कि एल्डोल संघनन अभिक्रिया केवल उन्हीं एल्डिहाइड या कीटोन में होती है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है। यदि उन एल्डिहाइड या कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता है वह कैनिज़ारो अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है, तो अल्फा हाइड्रोजन परमाणु विहीन एल्डिहाइड एल्डिहाइड तीव्र क्षार की उपस्थिति में सेल्फ रेडॉक्स अभिक्रिया के द्वारा अम्ल और प्राइमरी अल्कोहल का निर्माण करते हैं। इसे कैनिज़ारो रिएक्शन कहते हैं। जैसे इसका रिएक्शन हमने देखा था कि बेंजल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल, बेंजल्डिहाइड के दो अणु सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में बेंजिल अल्कोहल और सोडियम बेंजोएट का फॉर्मेशन करते हैं। वैसे ही हमने लिया था फॉर्मेल्डिहाइड के केस में। फॉर्मेल्डिहाइड के दो अणु सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में मेथिल अल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था कि ये जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया में देखिए यहाँ पर दो एल्डिहाइड के अणु भाग लेते हैं। तो एक एल्डिहाइड का अणु अम्ल में ऑक्सीकृत होता है और दूसरा एल्डिहाइड का अणु अल्कोहल में अपचयित होता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम असमानुपातन अभिक्रिया, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन या व्युत्परिवर्तन परिवर्तन डिसम्यूटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमने देखा था इसकी क्रिया विधि। क्रिया विधि में हमने क्या देखा था कि देखिए, ठीक है, क्रिया विधि में हमने यहाँ पर देखा था कि इसका जो मैकेनिज्म होता है, इस मैकेनिज्म में देखिए ये जो फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस मैकेनिज्म इज इन्वॉल्व द हाइड्राइड आयन, एडिशन ऑफ हाइड्राइड आयन इन द कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड। ठीक है, यहाँ पर जो हाइड्रोक्सिल आयन है, इस हाइड्रोक्सिल आयन का एल्डिहाइड में योगात्मक अभिक्रिया होती है और योगात्मक अभिक्रिया से हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनता है। ठीक है, मैंने यहाँ पर बताया था कि जो कार्बन ऑक्सीजन को जो बंध होता है वो ध्रुवीय होता है। ध्रुवीय क्यों होता है? क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता कार्बन से अधिक होती है। तो सहसंयोजक बंध का जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन की ओर स्थानांतरित हो गया, जिसके कारण ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश आ गया और कार्बन पर आंशिक रूप से धनावेश आ गया। अब इस प्रकार जो कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन न्यून केंद्र बन गया और हाइड्रोक्सिल आयन है वो एक न्यूक्लियोफाइल है, तो वो उस इलेक्ट्रॉन न्यून केंद्र पर अटैक करता है, वहां पर आक्रमण करता है और आक्रमण करके वहां पर कार्बन के साथ जुड़ जाता है और इस प्रकार हाइड्रोक्सी एल्कोक्साइड का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। दूसरे स्टेप में हम देखते हैं कि ये जो हाइड्रोक्सी एल्कोक्साइड जो बना हुआ है, यह दूसरे एल्डिहाइड के अणु को हाइड्राइड आयन का स्थानांतरण करता है। इसका मतलब, कहने का मतलब है कि उस दूसरे बेंजील्डिहाइड को अपचयित कर देता है और अपचयित करके एल्कोक्साइड आयन में बना देता है और स्वयं अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। तो देखिए ये कैसा होता है, देखिए जब ऑक्सीजन पर उपस्थित जो ऋण आवेश है वह फिर से बंध निर्माण में भाग लेता है। ऑक्सीजन पर उपस्थित जो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है वो पुनः जब बंध निर्माण में भाग लेता है, तब कार्बन के साथ बंधा हुआ हाइड्रोजन बंध जो कि सहसंयोजक बंध से बना हुआ है, यह बंध बहुत ही कमजोर हो जाता है और कमजोर होने के कारण यह जो कार्बोनिल ग्रुप है वह कार्बोनिल ग्रुप उस हाइड्रोजन को आसानी से मुक्त कर देता है और जब वह हाइड्रोजन आसानी से मुक्त होता है तब वह फिर से जुड़ जाता है
दूसरे एल्डिहाइड के कार्बोनिल ग्रुप पर, और दूसरे एल्डिहाइड के कार्बोनिल ग्रुप पर जुड़ करके वह एल्कोक्साइड आयन में अपचयित हो जाता है और स्वयं हाइड्रोक्सी एल्कोक्साइड बेंजोइक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो बेंजोइक अम्ल और एल्कोक्साइड आयन बना हुआ है, यह फिर से प्रोटॉन एक्सचेंज में भाग लेता है और फिर से प्रोटॉन एक्सचेंज में भाग लेकर के अधिक स्थायी युग्म बेंजोएट आयन और बेंजिल अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ये हो गया इसका मैकेनिज्म के बाद हमने देखा था कि यदि मान लो हम यहाँ पर ड्यूट्रेटेड वाटर का उपयोग करते हैं, यदि हम यहाँ पर भारी जल का उपयोग करते हैं, तब जो एल्डिहाइड जो होता है, सॉरी एल्कोहल जो होता है, उस एल्कोहल में हम वहां पर कार्बन ड्यूटेरियम बंध पाया जाता है। यह बताता है कि जो हाइड्रोजन का या हाइड्राइड आयन का जो सीधा स्थानांतरण होता है एल्डिहाइड से, वो एल्डिहाइड से एल्कोहल में हाइड्राइड आयन का सीधा स्थानांतरण होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा था कि यदि हमने वो जो ड्यूटीरियम है, यदि उसको हम मुक्त अवस्था में रख दें, तो मुक्त अवस्था में रखें तब क्या होता है, यह एल्कोहल में बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। यह एक और प्रमाण है जो बताता है कि हाइड्राइड आयन का ट्रांसफर एल्डिहाइड से एल्कोहल में होता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि यह जो अभिक्रिया की दर है, अभिक्रिया की दर के बारे में अध्ययन, यदि हम एंडोल संघनन की एंडोल संघनन का जो क्लास अगर आपने अटेंड किया होगा, तो आपने मैंने वहां पर एक चीज बताया था कि धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव और ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव। धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव वाला समूह क्या करेगा, वह क्रियात्मक समूह पर इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति को या इलेक्ट्रॉन के घनत्व को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन के घनत्व को बढ़ा देगा, और जब इलेक्ट्रॉन का घनत्व इलेक्ट्रॉन के घनत्व को कम कर देगा, और जब इलेक्ट्रॉन का घनत्व वहां पर कम हो जाएगा, तब वह क्रियात्मक समूह आसानी से अभिक्रिया नहीं कर पाएगा। उसी प्रकार माइनस आई समूह, ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव वाला समूह, वह क्रियात्मक समूह पर इलेक्ट्रॉन के घनत्व को बढ़ा देगा, और जब क्रियात्मक समूह पर अभिक्रिया करने के लिए इलेक्ट्रॉन अधिक मात्रा में होंगे, तो वह अधिक सक्रिय होगा। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर देखा था। उसके बाद फिर हमने देखा था जब फॉर्मेल्डिहाइड के केस में क्या होता है। देखिए, फॉर्मेल्डिहाइड के केस में सबसे पहले हाइड्रोक्सी एल्कोक्साइड बनता है। हाइड्रोक्सी एल्कोक्साइड का फॉर्मेशन अभी हम समझ चुके हैं। फिर यह हाइड्रोक्सी एल्कोक्साइड फिर से डबल चार्ज एन आयन का फॉर्मेशन करता है, उसमें डबल ऋण आयन उपस्थित होते हैं। तो ये डबल ऋण आयन की उपस्थिति किसके कारण होती है, तो उसका जो कार्बोनिल ग्रुप है, उस कार्बोनिल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ जो हाइड्रोक्सिल समूह है, वह हाइड्रोक्सिल समूह में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो बंध होता है वो बहुत ही कमजोर होता है, जिसके कारण वो आसानी से हाइड्रोजन को मुक्त कर देता है, और आसानी से हाइड्रोजन को मुक्त करके वह क्या बनाता है, डबल चार्ज एनायन या डबल आवेशित ऋण आयन का निर्माण करता है। अब यह जो दोगुना आवेशित ऋण आयन होता है, यह अपने हाइड्राइड आयन का ट्रांसफर करता है। हाइड्राइड आयन का ट्रांसफर वो किसको करेगा, दूसरे फॉर्मेल्डिहाइड के अणु को करेगा, और वहां पर फॉर्मेट आयन और मेथॉक्साइड आयन का फॉर्मेशन करता है। यह जो फॉर्मेट आयन, ठीक है, इस प्रकार बना हुआ जो मेथॉक्साइड आयन है, वो मेथॉक्साइड आयन फिर से जल के अणु से एक हाइड्राइड आयन लेकर के अल्कोहल में अपचयित हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक का जो रिएक्शन था, यहाँ तक की जो अभिक्रिया थी, यहाँ तक की अभिक्रिया को हमने कल की क्लास में पढ़ा था। अब इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे कि कैनिजारो अभिक्रिया का विस्तार, कैनिजारो अभिक्रिया का एक्सटेंशन, कैनिजारो अभिक्रिया का क्या उपयोग है, इसका क्या सिंथेटिक उपयोग होता है, इसका व्यापारिक उपयोग क्या है, इसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, उद्योगों में इसका किस प्रकार से उपयोग किया जाता है, इस प्रकार से हम इसके बारे में अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले यदि कल की क्लास में अगर किसी को कोई परेशानी हो, तो अभी यहाँ पर हम उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड हैं, कल के अगर आपने कल का क्लास अटेंड किया होगा और अपने घर में अगर नोट्स बनाने की प्रैक्टिस अगर की होगी, तो आपको कुछ ना कुछ परेशानियां जरूर आई होंगी। ठीक है, तो यदि आपको कोई परेशानी है, तो यदि आपको इस सब्जेक्ट से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई परेशानी होगी, कल की क्लास में हमने जो पढ़ा था, तो आप यहाँ पर चैट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं या फिर ऑडियो रिप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग।
ठीक है। अब आगे हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि कैनिज़ारो अभिक्रिया का विस्तार, एक्सटेंशन ऑफ कैनिज़ारो रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि हमने एल्डोल संघनन अभिक्रिया में क्रॉस एल्डोल संघनन पढ़ा था, उसी प्रकार हम कैनिज़ारो रिएक्शन में भी क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन कैसे होती है, देखिए यहाँ पर हमने क्रॉस एल्डोल एल्डोल संघनन अभिक्रिया में हमने पढ़ा था कि जब हम अलग अलग एल्डिहाइड या अलग अलग कीटोन लेते हैं या फिर एक एल्डिहाइड या एक कीटोन लेते हैं, तब क्या होता है, तब क्या होता है, देखिए यदि कैनिज़ारो अभिक्रिया में भी हम अलग अलग एल्डिहाइड लें, तो अलग अलग एल्डिहाइड लें तो इसमें सभी प्रकार के उत्पाद बनते हैं, ठीक है। जितने भी प्रकार के उत्पाद वहां पर बन सकते हैं वो सभी बनते हैं और इसी अभिक्रिया को हम क्रॉस कैनिज़ारो अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से रिएक्शन बनते हैं। देखिए अगर हम नेक्स्ट पेज पर जाते हैं तो देखिए यहाँ पर बेंजल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड का रिएक्शन मैंने बताया है, ठीक है। तो कैनिज़ारो अभिक्रिया में किसका किसका फॉर्मेशन होता है, सबसे पहले बनता है एल्कोहल, कोई भी प्राइमरी एल्कोहल बनेगा और उसका संगत अम्ल का लवण बनता है, ठीक है। तो जब बेंजल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड का रिएक्शन होता है तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या बनाया है, बेंजिल अल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट बनाया है। यहाँ पर मैंने मेथिल अल्कोहल का निर्माण नहीं किया, क्यों नहीं किया, तो इसमें भी एक कारण है, ठीक है। तो वो क्या कारण हो सकता है, तो देखिए जब यदि दो एल्डिहाइड, ठीक है, यदि हम दो अलग अलग एल्डिहाइड ले रहे हैं तो उन दोनों यदि उन दोनों सॉरी उन अलग अलग एल्डिहाइडों में यदि हम मान लो एक एल्डिहाइड हम फॉर्मेल्डिहाइड लेते हैं, एक एल्डिहाइड हमने ले लिया बेंजल्डिहाइड और दूसरा एल्डिहाइड हमने लिया फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। तो वो फॉर्मेल्डिहाइड ही होता है जो सदैव फॉर्मेट आयन में ऑक्सीकृत होता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, देखिए केवल फॉर्मेल्डिहाइड ही होगा, फॉर्मेल्डिहाइड ही केवल फॉर्मेट आयन का निर्माण करेगा, न कि बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो वो क्यों करेगा, देखिए फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है उसमें अन्य एल्डिहाइडों की तुलना में वो अन्य एल्डिहाइड की तुलना में न्यूक्लियोफाइल के लिए बहुत अधिक रिएक्टिव होता है, वो बहुत अधिक सक्रिय होता है और बहुत अधिक सक्रिय होने के कारण ही वो अपना जो दो हाइड्रोजन है, फॉर्मेल्डिहाइड में दो हाइड्रोजन होते हैं, कार्बोनिल ग्रुप होता है, उस कार्बोनिल ग्रुप के साथ एक हाइड्रोजन होता है और एक कार्बोनिल ग्रुप का हाइड्रोजन होता है, तो उन दोनों हाइड्रोजन में से किसी भी एक हाइड्रोजन को वो आसानी से हाइड्राइड आयन के रूप में त्याग सकता है और इसी के कारण ही और इसी प्रक्रिया के कारण ही वो दूसरे एल्डिहाइड की तुलना में बहुत अधिक सक्रिय होता है, ठीक है। तो भाई हम किसी भी कोई भी जो मॉलिक्यूल है, कोई भी जो अणु है, उसकी सक्रियता की तुलना हम कैसे करते हैं, उसकी सक्रियता की तुलना हम इसी से करते हैं कि वो कितना जल्दी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या कितना जल्दी इलेक्ट्रॉन त्यागता है, ठीक है। तो यदि वो हाइड्राइड आयन को मुक्त करेगा, हाइड्राइड आयन को मुक्त करेगा मतलब वो क्या होगा, वो स्वयं ऑक्सीकृत होगा और दूसरे अणु को अपचयित करेगा, तो वो जितना जल्दी ऑक्सीकृत होगा उतना ही जल्दी वो दूसरे मॉलिक्यूल को अपचयित भी करेगा। इसलिए हम यहाँ पर कहते हैं कि जो एल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड है, वो फॉर्मेल्डिहाइड दूसरे बेंजल्डिहाइड की तुलना में बहुत अधिक सक्रिय होता है, ठीक है। और इसी कारण ही ठीक है, और इसी कारण ही वो फॉर्मेट आयन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा हुआ है कि जब फॉर्मेल्डिहाइड और दूसरे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होता है, अब याद रखिए हम यहाँ पर फिर से एल्डोल कंडेंसेशन की तरफ बढ़ते हैं, एल्डोल संघनन अभिक्रिया की तरफ बढ़ते हैं। एल्डोल संघनन अभिक्रिया में हमने पढ़ा था कि यदि एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु मतलब समझ रहे हैं, अल्फा हाइड्रोजन हम किसे कहते हैं, क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ पहला कार्बन हो गया अल्फा कार्बन, उस अल्फा कार्बन से जितने हाइड्रोजन जुड़े होते हैं वो सभी अल्फा हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। और ये बात यहाँ पर हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो भी अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो सदैव अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अम्लीय प्रकृति मैंने क्यों कहा, क्योंकि वो अपने कार्बन के साथ ही बहुत कमजोर बंध से जुड़े होते हैं और वह जो कार्बन होता है अपने हाइड्रोजन को आसानी से हाइड्राइड आयन के रूप में त्याग सकता है, ठीक है। तो अब देखिए हम यहाँ पर फिर से एल्डोल संघनन अभिक्रिया की तरफ बढ़ते हैं। एल्डोल संघनन अभिक्रिया में मैंने बताया था कि जब दो एल्डिहाइड या दो कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है तब वह तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड या तनु क्षार, कोई भी हम तनु क्षार ले सकते हैं, उस तनु क्षार की उपस्थिति में बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनाता है जिसे एल्डोल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एल्डोल संघनन होता है और वो एल्डोल संघनन कैसा होता है, यहाँ पर देखिए मैंने रिएक्शन में बताया हुआ है। पहला मॉलिक्यूल देखिए, पहला मॉलिक्यूल मैंने बनाया है CHR पहले कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, दो एल्किल मूलक जुड़े हुए हैं और उसके बाद है एल्डिहाइड ग्रुप CHO कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है। तो देखिए उस कार्बोनिल
कार्बोनिल कार्बन है, उस कार्बोनिल कार्बन या क्रियात्मक समूह है, उस क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ पहला कार्बन है, वो होगा अल्फा कार्बन। उस अल्फा कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन उपस्थित है, देखिए वहां पर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, वो हाइड्रोजन होता है अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, वो अल्फा हाइड्रोजन होता है। उस अणु की अभिक्रिया हम फॉर्मेल्डिहाइड के साथ कराते हैं HCHO। यहाँ पर ये बात आप ध्यान रखिए, यहाँ पर आप ये बात बिल्कुल भी ध्यान रखिए कि जो फॉर्मेल्डिहाइड है, उस फॉर्मेल्डिहाइड में जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, ठीक है, वो अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, वो है वो हाइड्रोजन होता है, जो हाइड्रोजन कार्बोनिल या एल्डिहाइड ग्रुप के साथ जुड़ा होता है, इसलिए उसको फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं। ठीक है, वो अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। तो जब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंट में एल्डोल कंडेंसेशन देता है, तो एल्डोल कंडेंसेशन की क्रिया के परिणाम स्वरूप हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कैसे बनता है, ये हमने एल्डोल कंडेंसेशन में अच्छे से पढ़ा है। इसका सूत्र होता है सीधा सीधा R देखिए यहाँ पर एक कार्बन के साथ में CHO है और दूसरे कार्बन के साथ में यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड का योग हो जाता है CH2OH, इसको हम कहते हैं हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, इस हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, क्या इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित है? ठीक है, इस हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, क्या इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित है? ठीक है, माय क्वेश्चन इज फॉर यू दैट द हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मॉलिक्यूल कंटेन्स एनी अल्फा हाइड्रोजन एटम। क्या उस हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड में कोई भी अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है? तो देखिए यहाँ पर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं है। तो अब यदि हम इस हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड की अभिक्रिया फिर से फॉर्मेल्डिहाइड के साथ कराएं तो क्या होगा? क्या वो एल्डोल संघनन देगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो एल्डोल संघनन नहीं देगा, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया है कि जो एल्डोल संघनन की अभिक्रिया के लिए यह मुख्य शर्त है कि उस अणु में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु की उपस्थिति होनी चाहिए। यदि अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तब क्या होगी? तब कैनिजारो रिएक्शन होगी। हमने कैनिजारो रिएक्शन में पढ़ा है ना कि एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु अनुपस्थित होता है, वो तीव्र क्षार की उपस्थिति में क्या करते हैं? अम्ल और अल्कोहल का निर्माण करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड भी फॉर्मेल्डिहाइड के साथ क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन बताएगा और क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन से यहाँ पर अम्ल और अल्कोहल बनेगा। ठीक है, तो देखिए प्राइमरी अल्कोहल यहाँ पर कैसे बनता है? तो यहाँ पर कोई देखिए यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल नहीं बनेगा ना, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है वो प्राइमरी नहीं है, वो सेकेंडरी है। तो यहाँ पर भी सेकेंडरी अल्कोहल ही बनेगा। ठीक है, द्वितीयक यहाँ पर भी द्वितीयक अल्कोहल, यहाँ पर भी द्वितीयक अल्कोहल का निर्माण होगा। अब ये द्वितीयक अल्कोहल कैसे बनेगा? तो देखिए ये हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का बीच में कार्बन है, इसकी एक संयोजकता एल्किल, दूसरी संयोजकता भी एल्किल, तीसरी संयोजकता CH2OH और चौथी संयोजकता एल्डिहाइड ग्रुप के साथ CHO के साथ जुड़ी हुई है। अब देखिए क्रॉस कैरिजारो रिएक्शन में क्या होता है? तो क्रॉस कैरिजारो रिएक्शन में एल्डिहाइड बनता है, सॉरी अल्कोहल बनता है और अम्ल बनता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि फॉर्मेल्डिहाइड ही वह एल्डिहाइड होता है जो सदैव फॉर्मेट आयन में ऑक्सीकृत होता है। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पर एक शब्द बताया था कि फॉर्मेल्डिहाइड ही वह एल्डिहाइड होता है जो सदैव फॉर्मेट आयन में ऑक्सीकृत होता है। फॉर्मेल्डिहाइड कभी भी अल्कोहल का निर्माण नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? इसका भी रीजन मैंने वहां पर बताया था, क्योंकि जो फॉर्मेल्डिहाइड होता है उसका कार्बोनिल ग्रुप जो होता है वो बहुत अधिक क्रियाशील होता है और बहुत अधिक क्रियाशील होने के कारण ही वो पहले पहले ही अपने हाइड्राइड आयन को मुक्त कर देता है और मुक्त करके स्वयं ही फॉर्मेट आयन में ऑक्सीकृत हो जाता है और दूसरे एल्डिहाइड को एल्कोहल में अपचयित कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप सीधे सीधे आंख मूंद करके HCOONA आप बना सकते हैं, सोडियम फॉर्मेट बना सकते हैं, और जो दूसरा एल्डिहाइड है हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, उसको अम्ल में आप अपचयित कर सकते हैं। बीच में कार्बन है, दो संयोजकता दो संयोजकता एल्किल ग्रुप के साथ जुड़ी हुई है, एक संयोजकता CH2OH के साथ जुड़ी हुई है। ये जो CHO है कार्बोनिल ग्रुप है, ये जो कार्बोनिल ग्रुप है वो अम्ल में अल्कोहल में अपचयित हो जाता है। यहाँ पर भी CH2OH का फॉर्मेशन हो जाता है। समझ में आया आपको यहाँ पर क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन?
इस स्लाइड में अगर आपको कोई परेशानी हो तो बता सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए अब यहाँ पर से हम थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर यदि हम देखें तो हमने यहाँ पर एल्डोल संघनन में पढ़ा था। एल्डोल संघनन में जो फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड से वहां पर एल्डोल एल्डोल संघनन होता है, और एल्डोल संघनन के बाद में जो हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनता है, उस हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड में कोई भी जब अल्फा हाइड्रोजन नहीं बचता है, तब फॉर्मेल्डिहाइड के साथ क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन होता है, और क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन से पेंटा एरिथ्रिटोल का निर्माण होता है। अब ये पेंटा एरिथ्रिटोल क्या है? तो जब हम एल्डोल संघनन पढ़ रहे थे तब इस पेंटा एरिथ्रिटोल के बारे में मैंने आपको थोड़ी सी जानकारी दी थी। ये जो पेंटा एरिथ्रिटोल होता है वो एक प्रकार का फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में उपयोग में किया जाता है। हमारे जो खाद्य पदार्थ होते हैं, उन जो डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ जो आते हैं, उनको सुरक्षित रखने के लिए या उनको खराब होने से बचाने के लिए इसी फूड प्रिजर्वेटिव का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो पेंटा एरिथ्रिटोल भी एक प्रकार का फूड प्रिजर्वेटिव है। ठीक है, तो ये पेंटा एरिथ्रिटोल का फॉर्मेशन कैसे होता है? तो हमने एल्डोल कंडेंसेशन में बताया था कि जब एसिटल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड, ठीक है, ओके, जब पेंटा एरिथ्रिटोल में सॉरी एल्डोल कंडेंसेशन में एसिटल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड के तीन लगातार एल्डोल कंडेंसेशन से ट्राई हाइड्रोक्सी पाइवल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। इस हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड में कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, जो कि फॉर्मेल्डिहाइड के साथ क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन के द्वारा पेंटा एरिथ्रिटोल का निर्माण करता है। चलिए उसी रिएक्शन को हम थोड़ा सा फिर से देख लेते हैं, और देखिए यहाँ पर एसिटल्डिहाइड, अब यहाँ पर देखिए CH3CHO। अब आप यहाँ पर बताइए कि इस एसिटल्डिहाइड के अणु में कितने अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हैं? ठीक है, कोई रिप्लाई कर सकता है? ठीक है, मेरा क्वेश्चन ये है कि उस एसिटल्डिहाइड के अणु में कितने अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हैं? यस, हेलो, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? हेलो, हाँ, यस, यस प्लीज रिप्लाई। मैंने वहां पर क्वेश्चन किया था कि उस एसिटल्डिहाइड में कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं? 4। अरे भाई, आपको यहाँ 4 हाइड्रोजन कहाँ से दिख रहे हैं भाई? देखिए एसिटल्डिहाइड, आप अपने मोबाइल पे देख रहे हैं ना प्रेजेंटेशन? हाँ हाँ, तो आप देखिए, वहां पर देखिए मैंने कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और उस कार्बन के साथ एक एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है, CHO है। हाँ, तो CHO क्या हो गया? एल्डिहाइड ग्रुप हो गया। अब उस कार्बन के साथ देखिए कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 1 2 और 3। हाँ, तो 3 हाइड्रोजन हुए ना भाई? हाँ, समझ में आया? तो उस एसिटल्डिहाइड में 3 अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हैं। अब देखिए, अब इसकी जो अभिक्रिया होती है वो फॉर्मेल्डिहाइड के साथ होती है। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र होता है HCHO। ठीक है, समझ में आ रहा है ना भाई जो भी आपको पढ़ा रहा हूँ? हाँ, तो देखिए फॉर्मेल्डिहाइड के साथ होती है। तो अगर मेरा एल्डोल संघनन अभिक्रिया की अगर क्लास आपने अटेंड किया होगा, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि वहां पर तनुछार की उपस्थिति में यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड में क्या होगा, बस इस हाइड्रोजन को हटा करके वहां पर CH2OH जोड़ दीजिए। ठीक है, ठीक है भाई, आपने एल्डोल संघनन अभिक्रिया की क्लास अटेंड की थी? हाँ, चलिए कोई बात नहीं, मैं आगे उसकी एक और क्लास ले लूंगा कल से। अगर अगर ये टॉपिक अगर आज खत्म हो जाता है तो कल मैं एक और क्लास ले लेता हूँ एंडोल संघनन की। ठीक है, वो आप अटेंड कर सकते हैं। तो ठीक है, देखिए यहाँ पर जो एसिटल्डिहाइड है,
और जो फॉर्मेल्डिहाइड है, ठीक है, एसिटल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड ये एल्डोल संघनन के द्वारा यहाँ पर ट्राई हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये जो कार्बन है इसमें हाइड्रोजन को हटा करके बस आपको CH2OH जोड़ देना है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 CH2H 3 CH2H और एक हो गया आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप CHO, ठीक है। इसका नाम होता है ट्राई हाइड्रोक्सी पाइवल्डिहाइड। अब आप देखिए ये जो ट्राई हाइड्रोक्सी पाइवल्डिहाइड बना है इसमें कोई भी अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है, ठीक है। ये जो ट्राई हाइड्रोक्सी पाइवल्डिहाइड है, इस ट्राई हाइड्रोक्सी पाइवल्डिहाइड में कोई भी अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है। तो अगर हम इसकी अभिक्रिया फिर से फॉर्मेल्डिहाइड के साथ कराते हैं तो ये एल्डोल संघनन की अभिक्रिया नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि हम जानते हैं कि एल्डोल संघनन अभिक्रिया के लिए अल्फा हाइड्रोजन की उपस्थिति होना अनिवार्य है। तो ये क्या अभिक्रिया देगा? ये कैनिजारो अभिक्रिया देगा, और कैनिजारो अभिक्रिया में हम जानते हैं कि क्या बनता है, अम्ल बनता है और एल्डिहाइड का निर्माण होता है। तो सेम वैसे ही ट्राईहाइड्रोक्सी पाइवल्डिहाइड की अभिक्रिया जब फॉर्मेल्डिहाइड के साथ होती है तो क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन में ये जो CH2OH है, ठीक है, यहाँ पर भी आप फिर से उसी बात को ध्यान रखिए, फॉर्मेल्डिहाइड ही वह अणु होता है जो सदैव फॉर्मेट आयन का निर्माण करता है, ये कभी भी अम्ल का निर्माण नहीं करेगा। अगर 2 फॉर्मेल्डिहाइड होंगे तब की सिचुएशन अलग है, जैसा कि मैंने बताया था कि वहां पर मेथिल अल्कोहल बनता है और फॉर्मेट आयन बनता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक है हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, एक है हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ट्राई हाइड्रोक्सी पाइवल्डिहाइड और दूसरा है फॉर्मेल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड ही हमेशा फॉर्मेट आयन में ऑक्सीकृत होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसका जो कार्बोनिल ग्रुप है, उसका जो क्रियात्मक समूह है, वो दूसरे एल्डिहाइड की तुलना में अधिक सक्रिय होता है। क्यों अधिक सक्रिय होता है? क्योंकि वो अपने हाइड्रोजन को आसानी से मुक्त कर सकता है, ठीक है, इसलिए वो अधिक सक्रिय होता है और इसलिए वही ऑक्सीकृत होकर के फॉर्मेट आयन HCOO- का निर्माण करता है, जबकि ट्राई हाइड्रोक्सी पाइवल्डिहाइड पेंटा इरिथ्रिटोल में अपचयित हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कार्बन के साथ 3 CH2OH यहाँ पर जुड़ा हुआ है, चार हाइड्रोक्सिल समूह वहां पर जुड़ा हुआ है, ठीक है। इस कंपाउंड का या इस यौगिक का नाम होता है पेंटा इरिथ्रिटोल। ये जो पेंटा इरिथ्रिटोल है इसका उपयोग फूड प्रिजर्वेटिव भोज्य पदार्थों को पैकिंग जो पैक जो भोज्य पदार्थ आते हैं उनको खराब होने से बचाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है, ठीक है। समझ में आया यहाँ पर? इस स्लाइड में और कुछ परेशानी है? हाँ, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए अब हम हाँ, चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। यदि हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो देखिए ये जो पेंटा एरिथ्रिटोल है इसका आगे और क्या उपयोग है? तो पेंटा एरिथ्रिटोल तो फूड प्रिजर्वेटिव हो गया, ठीक है। अब ये जो फूड प्रिजर्वेटिव होता है, यदि हम इसका आगे नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में यदि हम इसकी और आगे अभिक्रिया होती है तो ये और आगे और एस्टरीकृत होकर के एस्टरीफिकेशन के द्वारा ये पॉलीमर का निर्माण करता है। पॉलीमर आप लोग क्लास 11th या क्लास 12th के सिलेबस में है पॉलीमर, ठीक है, वहां पर आपने पढ़ा होगा सिंथेटिक रेजिन। सिंथेटिक रेजिन क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी एस्टरीफिकेशन अभिक्रिया होती है, एस्टरीकरण अभिक्रिया होती है और एस्टरीकरण अभिक्रिया के द्वारा यहाँ पर रेजिन पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब ये जो रेजिन पॉलीमर है वो कैसे बनता है, एक बार रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए आप तो अपनी मोबाइल स्क्रीन पर जैसे आप देख पा रहे होंगे, तो देखिए मैंने लिखा पेंटा एरिथ्रिटोल जैसा कि पुराने रिएक्शन में बना हुआ था, उसकी अभिक्रिया जब हम नाइट्रिक अम्ल के साथ कराते हैं, यहाँ पर 3 अणु नाइट्रिक अम्ल का लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या कौन सी अभिक्रिया होती है, यहाँ पर हमने उत्प्रेरक के रूप में लिया हुआ है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो 3 जो एल्कोहलिक ग्रुप है, 3 जो OH ग्रुप हैं, वहां पर ऑक्सीकृत होकर के NO2 नाइट्रेट आयन वहां पर जाकर के जुड़ जाते हैं, वो NO2 हो जाता है। देखिए आप जो मैंने जो यौगिक बनाए हैं उस यौगिक की संरचना को ध्यान से देखिए, वहां पर बीच में कार्बन है और उस कार्बन की चारों संयोजकता पेंटा एरिथ्रिटोल में एल्कोहलिक ग्रुप से जुड़ी हुई थी, CH2OH जुड़ा हुआ था, वहां पर से हाइड्रोजन वहां पर से बाहर निकल जाता है और वहां पर NO2 ग्रुप जाकर के जुड़ जाता है, नाइट्रेट आयन वहां पर जाकर के जुड़ जाता है। इसको हम कहते हैं पेंटा एरिथ्रिटोल। पेंटा एरिथ्रिटोल तो हमने पहले नाम दिया था। अब देखिए वहां पर नाइट्रेट तीन नाइट्रेट समूह वहां पर जाकर के जुड़ गए हैं, तो वहां पर नाम हो जाता है ट्राई नाइट्रेट पेंटा एरिथ्रिटोल ट्राई नाइट्रेट, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में इसको कहते हैं पेट्रिन, ठीक है।
अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए नीचे वाला जो रिएक्शन है, नीचे वाले रिएक्शन में मैंने 4 अणु नाइट्रिक अम्ल के लिए हैं। जब 4 अणु नाइट्रिक अम्ल का लेते हैं, तब ये जो चारों के चारों जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, वो चारों के चारों ऑक्सीकृत हो जाते हैं नाइट्रेट आयन के साथ। तो वहां पर देखिए चारों के चारों जो चार जो अ, अ, चार जो एल्कोहलिक ग्रुप हैं, वो चारों एल्कोहलिक समूह नाइट्रेट वहां पर हाइड्रोजन निकल करके नाइट्रेट समूह वहां पर जाकर के जुड़ जाता है। तो इसका नाम हो जाता है पेंटा इरिथ्रिटोल टेट्रा नाइट्रेट। ठीक है, पेटीन। ठीक है, पहला है पेट्रिन और नीचे वाला है पेटीन। ठीक है, तो देखिए ये जो पेट्रिन और पेटीन है वो सभी क्या है, सिंथेटिक रेजिन पॉलीमर है। सिंथेटिक रेजिन पॉलीमर का बहुत सारा उपयोग है, जैसा जो रस्सी जो बनाया जाता है, सिंथेटिक प्लास्टिक वगैरह जो बनाए जाते हैं, या फिर जो बच्चों के जो खिलौने बनाए जाते हैं, इन सभी में ये सब रेजिन पॉलीमर उपयोग में आता है। जैसा कि आप देखे होंगे बड़े बड़े ट्रकों में जो पॉलीथीन होता है ना, बड़ा बड़ा जो भाई ऐसा पन्नी से ऐसा जो ढक करके लेकर के जाते हैं ना, वो उसी सिंथेटिक रेजिन का ही बना होता है। यहाँ तक कि जो बच्चों के जो खिलौने होते हैं, ये सभी इसी सिंथेटिक रेजिन पॉलीमर से ही बनता है। इसके अलावा जो इसके जो नाइट्रेट एस्टर जो होते हैं, यहाँ पर देखिए नाइट्रेट मतलब जुड़ा हुआ है ना, इसके जो नाइट्रेट एस्टर जो होते हैं, उसका उपयोग विस्फोटकों को बनाने में होता है। टीएनटी आपने कभी नाम सुना है, टीएनटी? ठीक है, हाँ, अब कि ये क्लास 11th या क्लास 12th की केमिस्ट्री के सिलेबस में है टीएनटी। ठीक है, पूरा नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। टीएनटी ये एक प्रकार का विस्फोटक होता है। इस विस्फोटक के निर्माण में भी इस पेट्रिन और पेटिन का उपयोग होता है। इसके अलावा यहाँ चिकित्सा क्षेत्र में भी वेसोडाइलेटर्स के रूप में उपयोग होता है। अब आप सोचे होंगे कि ये वेसोडाइलेटर्स होता क्या है? तो वेसोडाइलेटर्स जैसे जो मरीज जो होते हैं, यदि उनकी जैसे जो हाई ब्लड प्रेशर वाले जो होते हैं, हाई ब्लड प्रेशर वाले जो मरीज होते हैं, उनकी जो नसें जो होती हैं, ठीक है, उनके जो हार्ट से जो नसें निकलती है ना, उन नसों के अंदर में वहां पर कोलेस्ट्रॉल की परत जम जाती है। तो जब कोलेस्ट्रॉल की परत वहां पर जम जाती है, तो वो जो नसें जो होती हैं वो सक्रिय हो जाती है, जिसके कारण उनमें रक्त का जो बहाव है वो कम हो जाता है, और इसी कारण हाई ब्लड प्रेशर बीमारी होती है। तो ये जो नाइट्रेट कंपाउंड जो होते हैं, इन नाइट्रेट कंपाउंड का उपयोग उन नसों को फैलाने में होता है। इसीलिए मैंने लिखा हुआ है वेसोडाइलेटर्स। ठीक है, इसी पेट्रिन और पेटिन का उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में, मेडिकल के फील्ड में वेसोडाइलेटर्स के रूप में होता है। ठीक है, समझ में आ गया ये पेट्रिन और पेटिन का फॉर्मेशन कैसे होता है? इस स्लाइड में अगर किसी को कोई परेशानी होगी तो बता सकते हैं। हाँ, एक बार और रिपीट मैं कर देता हूँ। ठीक है, देखिए, ठीक है, ये वाले रिएक्शन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर देखिए हमने जब एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ा था, एल्डोल संघनन की अभिक्रिया पढ़ी थी। ठीक है, देखिए आप यहाँ पर ये मत कहिए कि अगर आपकी कोई लाइव क्लास मिस हो जा रही है, तो लाइव क्लास मिस होने से आपकी क्लास ऐसा नहीं है कि आप पढ़ नहीं पाएंगे। अगर आप अपने मोबाइल में यूज कर रहे हैं, आप अपने मोबाइल में ही यूज कर रहे हैं ना ये जो ऐप है, तो आपके मोबाइल में एक टैब होगा लाइव क्लासेस करके। ठीक है, लाइव क्लासेस आप उसको टच करेंगे ना, तो वहां पर जितने भी लाइव क्लास हुए रहते हैं उस सबके रिकॉर्डेड वीडियो वहां पर रहते हैं। ठीक है, तो हाँ, तो उस रिकॉर्डेड वीडियो को आप वहां से देख सकते हैं कि लाइव क्लास में कौन कौन सी पढ़ाई हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर खैर मैं अगर आपकी क्लास अगर छूट गई होगी एल्डोल संघनन की, तो ये जो चैप्टर है खत्म होने के बाद मैं एक बार और उसकी क्लास ले लूंगा। ठीक है, उसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, जब एसिटाल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड की जब अभिक्रिया होती है, तो देखिए एल्डोल संघनन में मैंने बताया था कि एल्डोल संघनन में एल्डिहाइड दो एल्डिहाइड में जिनमें अल्फा हाइड्रोजन की उपस्थिति होती है, संघनन अभिक्रिया के द्वारा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एसिटाल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, यहाँ पर एल्डोल संघनन होगा। क्यों एल्डोल संघनन होगा? क्योंकि भाई फॉर्मेल्डिहाइड में तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन एसिटाल्डिहाइड में तो है। अल्फा हाइड्रोजन हम किसे कहेंगे? देखिए CHO है क्रियात्मक समूह, एल्डिहाइड समूह। ठीक है, इस क्रियात्मक समूह से जुड़ने वाला पहला कार्बन होता है अल्फा कार्बन, और उस अल्फा कार्बन से जितने हाइड्रोजन जुड़े होते हैं वो सभी होते हैं अल्फा हाइड्रोजन। ये जो अल्फा हाइड्रोजन है इसकी प्रवृत्ति अम्लीय प्रवृत्ति की होती है।
अम्लीय प्रवृत्ति की क्यों होती है? क्योंकि यह जो कार्बन हाइड्रोजन सहसंयोजक बंध है वो बहुत कमजोर होता है और बहुत कमजोर होने के कारण वो इस हाइड्रोजन को हाइड्राइड आयन के रूप में आसानी से त्याग सकता है। तो जब एसिटाल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड के मध्य में एल्डोल संघनन होता है तो यहाँ पर भी हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनता है। ठीक है, ये जो कंपाउंड है इसका नाम है ट्राई हाइड्रोक्सी पाइवल्डिहाइड। अब इस ट्राई हाइड्रोक्सी पाइवल्डिहाइड में देखिए कोई भी अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है। अल्फा कार्बन तो है लेकिन उस अल्फा कार्बन से अल्फा से जुड़ा हुआ अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, तो जब अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तब हम कहेंगे कि जब ये फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, तो नहीं, ये फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया करता है लेकिन वो एल्डोल संघनन ना होकर के वो कैनिजारो अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो कैनिजारो अभिक्रिया में क्या बनेगा? अम्ल बनेगा और अम्ल के साथ एल्कोहल बनता है। तो देखिए यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड हमेशा फॉर्मेट आयन बनाता है। क्यों फॉर्मेट आयन बनाएगा? क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड का कार्बोनिल ग्रुप बहुत अधिक सक्रिय होता है। सक्रिय क्यों होता है? क्योंकि यह अपने हाइड्रोजन को आसानी से त्याग सकता है और आसानी से त्याग करेगा तो वो बहुत अधिक सक्रिय होगा, बहुत अधिक क्रियाशील होगा और बहुत अधिक क्रियाशील होने के कारण पहले ऑक्सीकृत हो जाता है फॉर्मेट आयन में और जो दूसरा एल्डिहाइड है उसको अल्कोहल में अपचयित कर देता है। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड किसमें अपचयित हो गया? पेंटा इरिथ्रिटोल में अपचयित हो गया और फॉर्मेल्डिहाइड ऑक्सीकृत हो गया फॉर्मेट आयन में। ठीक है, ये पेंटा इरिथ्रिटोल है, इसका यहाँ पर इंडस्ट्रियल रूप से इसका उत्पादन होता है, औद्योगिक उत्पादन होता है क्योंकि यह फूड प्रिजर्वेटिव खाद्य संरक्षक, हिंदी में थोड़ा सी दिक्कत हो रही है, खाद्य संरक्षक या जो पैकेट में हमारे जो खाने के जो आते हैं ना, उस पैकेट में जो खाने के पदार्थ होते हैं उसको खराब होने से बचाने के लिए इस पेंटाइरिथ्रिटोल का उपयोग होता है। फिर मैंने बताया था कि जो पेंटाइरिथ्रिटोल है फिर से उसका एस्टरीकरण अभिक्रिया होती है अम्ल की उपस्थिति में, नाइट्रिक अम्ल के साथ, और वो बनाता है पेंटाइरिथ्रिटोल ट्राइनाइट्रेट और पेटिन का निर्माण करता है। तो ये पेंटाइरिथ्रिटोल ट्राइनाइट्रेट, पेट्रिन और पेटिन, इसका भी निर्माण औद्योगिक रूप से किया जाता है। तो इसका निर्माण इसलिए किया जाता है क्योंकि ये सभी रेजिन पॉलीमर होते हैं, सिंथेटिक रेजिन पॉलीमर होते हैं। आपका जो रेनकोट होता है, बरसात में आप जो कपड़े पहनते हैं ना, वो भी इसी सिंथेटिक रेजिन से बनता है। धागे जो होते हैं वो भी सिंथेटिक रेजिन होते हैं। बच्चों के खिलौने जो होते हैं, प्लास्टिक्स जो हम यूज करते हैं, वो सभी सिंथेटिक पॉलीमर होते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसका उपयोग जो होता है वो विस्फोटकों में, जैसे जो गोला बारूद बनाने वाली जो फैक्ट्रियां होती हैं वहां पर इस नाइट्रेट कंपाउंड का उपयोग होता है। इसके अलावा चिकित्सा के क्षेत्र में में इसका उपयोग वेसोडाइलेटर्स के रूप में किया जाता है। जो नस जो होती है, उनकी जो वाहिकाएं होती हैं उनको फैलाने के लिए वेसोडाइलेटर्स के रूप में इसका उपयोग होता है। ठीक है, समझ में आया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि ये जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड शब्द आप लोगों के लिए थोड़ा सा नया शब्द है क्योंकि ये शायद 11th या 12th के सिलेबस में नहीं है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड शायद ये आप शायद सेकेंड ईयर से हैं तो फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं, विषम लैंगिक यौगिक जो होते हैं, यदि उनमें एल्डिहाइडिक समूह उपस्थित होता है तो वो भी कैनिजारो अभिक्रिया देते हैं। तो कैनिजारो अभिक्रिया कैसे देंगे? तो देखिए ये एक प्रकार का 5 मेंबर्ड रिंग है। ठीक है, पांच 5 मेंबर्ड कहने का मतलब है कि 5 समूह वाला एक चक्रीय यौगिक है। ठीक है, जैसे चक्रीय यौगिक जैसे हम लोग जानते हैं बेंजीन, बेंजीन तो आप जानते होंगे, बेंजीन सबसे चक्रीय यौगिक का सबसे सीधा सा एग्जांपल है बेंजीन। ठीक है, लेकिन वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड नहीं है, वो विषम चक्रीय यौगिक नहीं है। ठीक है, वो एरोमेटिक यौगिक है, जबकि जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं वो एरोमेटिक भी होते हैं और एलिफेटिक भी होते हैं। ठीक है, लेकिन ये क्या होते हैं? ये हेट्रोसाइक्लिक भी होते हैं क्योंकि इनमें विषम संख्या में कार्बन परमाणु पाए जाते हैं। अब समझ में आया? बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं जबकि विषम चक्री मतलब 5 कार्बन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर हम लोग यहाँ पर फर्फ्यूरल का एग्जांपल लेते हैं, यदि वो 5 चक्रीय यौगिक है और उस 5 चक्रीय यौगिक में ऑक्सीजन वहां पर उपस्थित होता है, ऑक्सीजन यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन सीधे कार्बन से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर एक CH2 है। ठीक है, प्रत्येक कोने पे एक CH2 जुड़ा हुआ है और ऑक्सीजन के साथ में एक एल्डिहाइड समूह जुड़ा हुआ है, CHO जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो फर्फ्यूरल जो होता है उस फर्फ्यूरल के 2 अणु अगर यहाँ पर कैनिजारो अभिक्रिया देंगे तो फिर से वैसे ही रिएक्शन होगी। कैनिजारो रिएक्शन में एक होता है अल्कोहल और दूसरा होता है अम्ल।
ठीक है, एक बनता है फर्फ्यूरिल अल्कोहल और दूसरा बनता है सोडियम फर्फ्यूरेट। यदि थायोफिन 2 एल्डिहाइड अगर हम लोग लेते हैं तो थायोफिन के साथ में भी थायोफिन अल्कोहल और थायोफिनिक अम्ल का निर्माण होता है। ठीक है, ये देखिए ये जो अभिक्रिया है, जितने भी नेम रिएक्शन जो होते हैं ना, इसमें कोई ज्यादा दिमाग खपाने वाली चीज नहीं है। इसमें आपको सीधा ये पता होना चाहिए कि कौन से रिएक्शन में कौन सा उत्पाद बनता है। ठीक है, और सीधे सीधे उस अभिक्रिया को आप बना दीजिए। ठीक है, आप यहाँ पर नेम रिएक्शन देखिए, नेम रिएक्शन हमेशा ही इंपॉर्टेंट होते हैं, हमेशा ही एग्जाम में ये सब क्वेश्चन वगैरह आते हैं। ठीक है, तो नेम रिएक्शन में आपको पता होना चाहिए कि क्या से क्या बनता है। पहले हम लोग पढ़े थे एल्डोल संघनन। तो एल्डोल संघनन में हमेशा याद रखिए कि बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन ही बनेगा। कैनिजारो अभिक्रिया होगी तो हमेशा याद रखिए कि अल्कोहल और अम्ल ही बनेगा। ठीक है, अगर ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा तो फिर आप आसानी से कोई भी रिएक्शन बना सकते हैं। ठीक है, तो फर्फ्यूरल जब कैनिजारो अभिक्रिया देगा तो अल्कोहल बनेगा फर्फ्यूरिल अल्कोहल और सोडियम फर्फ्यूरेट बनेगा। थायोफिन 2 एल्डिहाइड जब कैनिजारो रिएक्शन देगा तो हमेशा थायोफिन अल्कोहल और थायोफिनिक एसिड बनेगा, सोडियम थायोफिनेट। ठीक है, पहला मैंने बनाया सोडियम फर्फ्यूरेट, दूसरा है सोडियम थायोफिनेट। ठीक है, थायो मैंने इसलिए जुड़ा क्योंकि सल्फर है। ठीक है, समझ में आया? चलिए अब हम आगे अगली स्लाइड में बढ़ता है। भाई कहीं पर कुछ समझ में नहीं आया होगा तो बता दीजिएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो कैनिजारो रिएक्शन होता है वो इंटरनल कैनिजारो रिएक्शन भी हो सकता है। अब वो इंटरनल कैसे होगा? ठीक है, तो इंटरनल कैसे होगा देखिए, अभी तक हमने जो भी अभिक्रिया देखी है वो हमने दो अलग अलग अणुओं के बीच में देखी है। दो बेंजल्डिहाइड होती है, या तो दो फॉर्मेल्डिहाइड होता है, या फिर एक बेंजल्डिहाइड और एक फॉर्मेल्डिहाइड होता है। हमने इतने सारे एग्जाम्पल देख लिए। ठीक है, अब यदि मैं कहूं कि हम अंतः अणु कैनिजारो अभिक्रिया भी हो सकती है, तो अंतः अणु कैनिजारो अभिक्रिया कैसी होगी? तो देखिए यहाँ पर मैंने अब जो ऊपर लिखा हुआ है अभी उसको मत पढ़िए। ठीक है, जब आप नोट्स बनाएंगे ना, अभी आप अगर अपने मोबाइल में देख रहे होंगे तो आप इसका वो क्या बोलते हैं उसको, स्क्रीनशॉट, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट कैसे लेना है पता है ना आप लोगों को? हाँ, तो स्क्रीनशॉट आप इसका लेकर के अभी आप रख सकते हैं। ठीक है, मैं सीधा सीधा एग्जांपल में जाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है फेनिल ग्लाइऑक्सेल का। ठीक है, फेनिल ग्लाइऑक्सेल यहाँ पर सीधा सीधा मैंने उसका स्ट्रक्चर बना दिया हुआ है, C6H5C डबल बॉन्ड O CHO। यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो CHO लिखा है ना ये एल्डिहाइडिक समूह ही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कैसा होता है। यहाँ पर जब देखिए हमने वहां पर क्रिया विधि में मैंने बताया था कि जब हाइड्रोक्सिल समूह सबसे पहले कार्बोनिल ग्रुप पर अटैक करता है, कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करता है, तो कार्बोनिल कार्बन पर क्यों अटैक करेगा? क्योंकि जो कार्बोनिल कार्बन में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बंध बहुत अधिक ध्रुवीय होता है, और ध्रुवीय होने के कारण सहसंयोजक बंध का जो इलेक्ट्रॉन है वह ऑक्सीजन की ओर अधिक विद्युत विद्युत ऋणात्मक तत्व की ओर आकर्षित हो जाएगा। तीर का निशान मैंने लगाया है ऑक्सीजन की तरफ, और इस प्रकार ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश और कार्बन पर धनावेश आ जाता है। अब धनावेश आ गया है मतलब वो क्या है, उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, और जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है तब वो इलेक्ट्रॉन न्यून केंद्र बन गया है। भाई उसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इलेक्ट्रॉन कौन देगा उसको? हाइड्रोक्सिल हाइड्रोक्सिल समूह देगा। ठीक है, तो हाइड्रोक्सिल आयन एक प्रकार का न्यूक्लियोफाइल होता है, वो नाभिक स्नेही होता है। न्यूक्लियोफाइल अभिकर्मक होता है। तो जब न्यूक्लियोफाइल अभिकर्मक वहां पर जाकर के अटैक करता है तब वो उस कार्बन से जुड़ जाता है और हाइड्रोक्सी एल्कोक्साइड बनता है, जैसे हम लोग पहले रिएक्शन में देखे थे। ठीक है, अब देखिए यहां तक समझ में आया हाइड्रोक्सी एल्कोक्साइड कैसा बना? ठीक है, अब ये जो हाइड्रोक्सी एल्कोक्साइड होता है इसमें अब अंतः अणु कैनिजारो अभिक्रिया होती है। अब अंतः अणु कैनिजारो अभिक्रिया कैसे होगी देखिए, तो देखिए यहाँ पर दो कार्बोनिल ग्रुप पाए जाते हैं। एक तो ये जो फेनिल ग्रुप के साथ जो जुड़ा हुआ है C डबल बॉन्ड O, और दूसरा जो एल्डिहाइडिक ग्रुप वाला CHO था वो वाला। अब देखिए यहाँ पर ये जो दो कार्बोनिल ग्रुप है, देखिए यहाँ पर पहला जो कार्बोनिल ग्रुप है वहां पर कभी कार्बन और ऑक्सीजन बंद ध्रुवीय होगा, और जब वो कार्बन ऑक्सीजन बंद ध्रुवीय होगा मतलब वह ऑक्सीजन कार्बन से अधिक विद्युत ऋणी है, तो इसलिए सहसंयोजक बंध में बना हुआ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर स्थानांतरित हो जाएगा। अब देखिए जो पहला जो
पहला जो ऑक्साइड था, एल्कोक्साइड आयन था, उस एल्कोक्साइड आयन का ऋण आयन फिर से कार्बन ऑक्सीजन बंध में सहसंयोजक बंध बनाने में भाग लेगा। तब ये जो कार्बन है इसकी संयोजकता यहाँ पर अनियमित हो गई, तो उस संयोजकता को बनाए रखने के लिए यह जो हाइड्रोजन है उसको हाइड्राइड आयन में आसानी से मुक्त कर देगा, और ये हाइड्राइड आयन फिर किसके साथ जुड़ जाएगा, दूसरे कार्बोनिल कार्बन के साथ जाकर के जुड़ जाता है। ये भी एक हाइड्रोक्सी एल्कोक्साइड ही आयन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हाइड्राइड स्थानांतरण होता है। हाइड्राइड आयन का स्थानांतरण एक ही अणु में एक कार्बन से दूसरे कार्बन पर होता है, एक क्रियात्मक समूह से दूसरे क्रियात्मक समूह पर होता है, जो कि आगे फिर से हाइड्राइड आयन ट्रांसफर करके मेंडलेट आयन का निर्माण करता है। देखिए यहाँ पर भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो बंध है वो ध्रुवीय है, तो ये जो बंध है वो आसानी से टूट जाता है और हाइड्राइड आयन बनाता है। यह हाइड्राइड आयन दूसरे ऑक्सीजन के द्वारा ग्रहण करके फिर से अल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है, और जो पहला वाला जो अल्कोहलिक ग्रुप है वो अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है और बनता है मेंडलेट आयन। समझ में आया मेंडलेट आयन कैसा बनता है, ठीक है। ये जो मेंडलेट आयन जो होता है, मेंडलेट आयन का बनना ये बताता है कि यहाँ पर अंतः अणु कैनिसारो अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। ये रिएक्शन मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। देखिए फेनिलिक डाइऑक्साइड हम लेते हैं, फेनिलिक डाइऑक्साइड C6H5 C डबल बॉन्ड O CHO, ठीक है। यहाँ पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप का कार्बोनिल कार्बन पर अटैक होता है, ठीक है। वो हमेशा क्रियात्मक समूह पर ही आक्रमण करेगा, क्योंकि क्रियात्मक समूह ही रासायनिक अभिक्रिया करने के लिए मुक्त होते हैं, वहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक पाया जाता है, इसलिए वहां पर ही इलेक्ट्रॉन का वहां पर ही न्यूक्लियोफाइल का आक्रमण ज्यादा होता है, ठीक है। तो वहां पर से हाइड्रोक्सी एल्कोक्साइड बनता है। हाइड्रोक्सी एल्कोक्साइड बनने के बाद में हाइड्राइड आयन का ट्रांसफर होता है, और हाइड्राइड आयन का ट्रांसफर होकर के अंतः अणु कैनिसारो रिएक्शन से मेंडलेट आयन का यहाँ पर निर्माण होता है, ठीक है। इस स्लाइड में कुछ परेशानी है किसी को? चलिए तो हम आगे, तो यहाँ पर फिर ये कैनिसारो रिएक्शन खत्म हो गया, ठीक है। पूरे प्रेजेंट, हाँ, पूरे प्रेजेंटेशन में कुछ परेशानी है, कहीं पर कुछ समझ में ना आया हो? अरे भाई अभी एक भी यूनिट कंप्लीट नहीं हुआ, अभी हम केवल 2 रिएक्शन ही पढ़े हैं। अभी आप सेकेंड ईयर में है ना, बीएससी सेकेंड ईयर। हाँ तो बीएससी सेकेंड ईयर में आपके पास सिलेबस है? नहीं होगा। हाँ बुक्स वगैरह है? नहीं है। अच्छा कुछ भी नहीं है ना, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। आपका जो केमिस्ट्री का है फर्स्ट ईयर का एग्जाम तो आप लोगों का नहीं हुआ होगा, नहीं हुआ था ना। तो देखिए केमिस्ट्री में आपके 3 पेपर होते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री में 3 पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है अकार्बनिक रसायन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, दूसरा पेपर होता है ऑर्गेनिक रसायन का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक रसायन, तीसरा होता है फिजिकल केमिस्ट्री भौतिक रसायन, ठीक है। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं ना वो है वो सेकेंड पेपर का है, कार्बनिक रसायन का। कार्बनिक रसायन में तीसरा यूनिट आपका होगा एल्डिहाइड और कीटोन। उसी एल्डिहाइड और कीटोन का भी 2 रिएक्शन ही बस हम लोग पढ़े हैं, एक है एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल संघनन, और दूसरा ये कैलिजारो अभिक्रिया, ठीक है। आप लोगों का एल्डोल कंडेंसेशन अगर छूट गया है तो वो क्लास में कल कल मैं वो फिर से क्लास ले लूंगा एल्डोल संघनन की, इतने टाइम में 1 बजे से ही, ठीक है। ठीक है, और कोई परेशानी? हाँ ठीक है, तो अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। घर में अभी नोट्स वगैरह इसका बनाइएगा, जो भी मैं स्लाइड वगैरह बनाया हूँ, अगर उसका वो अ, अगर उसका वो फोटो अगर नहीं ले पाए होंगे, तो फोटो नहीं ले पाए होंगे तब भी कोई बात नहीं, आप सीधा सीधा आपका जो ऐप होगा ना, मोबाइल में जो ऐप यूज कर रहे होंगे वहां पर लाइव क्लासेस करके लिखा होगा, ठीक है। उस लाइव क्लासेस में आप जाओगे ना, तो वहां पर जितने भी जो क्लास हुए हैं, ठीक है, उस सब क्लास का पूरी रिकॉर्डिंग आ जाएगी, उसमें से कोई भी एक रिकॉर्डिंग को सुनिए, वो आ जाएगा आपको, ठीक है। ठीक है, चलिए अभी 2 बजे से एक ईडीएस की भी क्लास है फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। ओके ठीक, ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ ओके ठीक है, अब ये सेशन हम यहीं पर खत्म कर रहे हैं। अगर कोई परेशानी होगी तो आप इसमें डायरेक्ट ही रिप्लाई कर सकते हैं, जो चैट बॉक्स है, ऐप का जो चैट बॉक्स है उसमें रिप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं होगा तो उस प्रेजेंटेशन में मेरा एक मोबाइल नंबर भी होगा, उस मोबाइल नंबर पे भी आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। हाँ ओके, थैंक यू।
हेलो।